नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। कैप्टन की कैबिनेट में 9 मंत्रियों के संभावित नाम सामने आए हैं, जिनमें से नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल, चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ 2 महिला विधायक रज़िया सुल्ताना और अरुणा चौधरी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नई सरकार की कमान संभालने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरुआत में छोटे मंत्रिमंडल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बनने वाली पंजाब की नई सरकार के सामने जितनी बड़ी चुनौतियां रहेंगी, उतनी ही बड़ी लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कैप्टन चाहेंगे कि उनके मंत्रिमंडल का एक एक साथी प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरा दमखम लगा दे। कैप्टन की कैबिनेट में जिन चेहरों को जगह मिल सकती है, उनमें ब्रह्म महिंद्रा, नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल, साधु सिंह धर्मसोत, राणा गुरजीत सिंह, तृप्त राजेंद्र बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इन सभी नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि रज़िया सुल्ताना और अरुणा चौधरी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। विधानसभा स्पीकर की जिम्मेवारी राणा केपी सिंह को दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कैप्टन की कैबिनेट को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रही हैं। उनका कहना है कि फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ग्रहण समारोह को मद्देनजर रखते हुए छोटे मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं, जिसे बाद में विस्तार दिया जा सकता है। फाइनल अप्रूवल कांग्रेस प्रेसिडेंट से आती है तो निश्चित तौर पे हो सकता है 2-3 दौर में ये मंत्रिमंडल बने। परसों तो नेचुरली क्योंकि कैप्टन साहब ने ओथ लेकर के कैबिनेट को इन प्लेस करना है, तो हो सकता है छोटी कैबिनेट हो, उसके बाद फिर बढ़ोतरी हो। जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर के शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में काफी हद तक यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन फिलहाल छोटी कैबिनेट के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा सीट से जीत कर आए कांग्रेसी विधायक राणा केपी सिंह को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेवारी मिल सकती है। पंकज कपाई के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। पंजाब के अगले सीएम बनने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसका ब्यौरा पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने मीडिया को दिया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हुए सबका ख्याल रखेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी भी मौजूद रही। मुलाकात के बाद कैप्टन मीडिया से मुखातिब हुए तो उन पर सवालों की बौछार हो गई, जिसका जवाब देते हुए कैप्टन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दी। हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी का कहना है कि कैबिनेट गठन को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष से थोड़ी चर्चा हुई है और कैबिनेट के चेहरे तय करते वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह सबका ध्यान रखेंगे, जिसमें तजुर्बे से लेकर युवा, महिला सहित हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। टुडे वाज अ कर्सी कॉल। अब हम इस पे सोचेंगे, माय जनरल सेक्रेटरी माय सेल्फ, फिर हम लिस्ट बना के देन वी विल कम वेदर इट्स फॉर हाफ अ डे, 1 डे और 1 आवर एंड सी आवर लीडरशिप। पर ये कैबिनेट बनाना मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। कैप्टन साहब सभी को किस तरह से कहाँ पे क्या बनाना है, सभी को ध्यान में रखते हुए, सब रीजन्स को, सब कास्ट को, सबकी सीनियरिटी को, सबके टैलेंट को, सबको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल बनाएंगे। और कुछ चर्चा भी उन्होंने कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट से की है। पंजाब में कांग्रेस की जीत को लेकर कैप्टन का कहना है कि हर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को दरकिनार कर उन पर पूरा भरोसा जताया। कांग्रेस पार्टी ने 2 साल से 1.5 साल से बहुत जबरदस्त काम किया, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम द लीडरशिप राइट डाउन टू द जूनियर मोस्ट NSY बॉय, सबने अपना काम किया एंड दैट हैज पेड ऑफ इन द इलेक्शन। जो हम इलेक्शन हम जीते, इसमें टोटल पे ऑफ हुई है वो बात। पहले दिन से कह रहा हूँ, महीना साल हो गया कहते को कि वी आर वेरी हैप्पी विद राहुल गांधी टू बी एलिवेटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी इफ ही बिकम्स, वी आर ऑल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता की खुलकर सराहना की है। कैमरामैन दिनेशन के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सूबे की आर्थिक हालत को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी के साथ किया जाएगा। उन्होंने विधायकों से अपील की है कि वे अपने करीबियों को समारोह में कम से कम संख्या में बुलाएं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधायकों से भी व्यक्तिगत निमंत्रण को सीमित रखने की सलाह दी है। पंजाब के कप्तान की कमान संभालने से पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के विजन को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने शपथ ग्रहण समारोह से करने की ठानी है। कैप्टन ने साफ किया कि शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादा रहेगा। दरअसल इस फैसले की एक वजह सूबे की वित्तीय सेहत को माना जा रहा है। कैप्टन नहीं चाहते कि बेफिजूल के खर्च की वजह से सूबे को और ज्यादा आर्थिक नुकसान हो। वीरवार को राज्य भवन में पंजाब के राज्यपाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। उनकी कैबिनेट के कुछ सदस्य भी इस दौरान शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने बताया कि राहुल गांधी ने समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी जी को हम लोग बेसिकली निमंत्रण देने गए थे कि वो जो शपथ ग्रहण है कैप्टन साहब और उनकी कैबिनेट का, उसमें हिस्सा लेने के लिए आए और हमें बहुत प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी ने हाँ कह दी है और वो शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। और हम अपने जो हमारे सांसद जीते हैं गुरजीत सिंह औजला जी, उनको भी साथ लेकर के गए थे। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि औजला जी जो है 2 लाख वोटों से उन्होंने लोकसभा का चुनाव। साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए आने वाले दिनों में कई कड़े फैसले ले सकते हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस नेता और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पद का फैसला राहुल गांधी ही करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धू को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी शिद्दत के साथ वो निभाएंगे। नई सरकार में मिस्टर सिद्धू के रोल को लेकर नवजोत कौर सिद्धू का कहना है कि जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी शिद्दत से निभाएंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। 16 मार्च को कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम पद की शपथ लेंगे तो उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले चेहरों पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। इस बात की चर्चा भी खूब हो रही है कि क्या किसी शख्स को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस पद को लेकर मीडिया नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लेकर कैप्टन से सवाल जरूर कर रहा है, लेकिन कैप्टन इस सवाल पर गेंद आलाकमान के पाले में डाल चुके हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का कहना है कि राहुल गांधी जो जिम्मेदारी सौंपेंगे उसे वो पूरी शिद्दत से निभाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, राहुल जी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवजोत सिंह सिद्धू को देंगे उसको हम निभाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी इस समय में ये है कि पंजाब की जो बुरे हालात हैं उसको वहाँ से निकालना। उसके लिए आई थिंक कोई भी डिपार्टमेंट खुद पार्टी सोच के कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उस पर काम करेंगे। सिद्धू को अगर कैप्टन की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो सिद्धू क्रिकेट कमेंट्री और कॉमेडी शो से दूरी बनाते हुए पंजाब को तरजीह देंगे। बहुत ज्यादा गलतफहमी लोगों को इस बात की है कि वो शायद पता नहीं हफ्ता शूटिंग होती है, वो हफ्ते में एक दिन रात को सैटरडे नाइट की शूटिंग होती है और संडे सुबह छुट्टी हो जाती है, तो वो 5-6 घंटे हफ्ते में लगते हैं उनके प्रोफेशनल जो हैं, क्योंकि हम लोग अपने पॉलिटिक्स में से तो अपना प्रोफेशन करते नहीं है। तो नेचुरली बाकी जो मोटिवेशनल टॉक्स हैं या बाकी जैसे आईपीएल करते थे तो वो ऐसे बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ऑब्वियस है। यानी जिम्मेदारी मिलने के बाद मिस्टर सिद्धू टीवी पर शायद कम नजर आए। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। पंजाब चुनाव में इस बार बड़ी जीत दर्ज करवाने वाले कांग्रेस में कई युवा चेहरे जीत कर आए हैं। इन सभी युवा नेताओं के मुताबिक उनके इलाके का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगा। इस पार्टी ने इस बार कई नौजवानों को टिकट दिते थे और नौजवान बहुत ही गिनती विच पास भी होया गए ने। पंजाब में 10 साल बाद वापसी करने वाली कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं। इनके कंधों पर प्रदेश की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी आलाकमान ने इन युवा चेहरों पर भरोसा जताया और जनता ने इन पर मुहर लगाई। नाम देवेंद्र घुबाया, फाजिल्का से जीत दर्ज की है, लिहाजा चुनौतियां बड़ी हैं। क्षेत्र के विकास को इस नौजवान ने अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। फाजिल्का एरिया बॉर्डर तो होकर काफ़ी बैकवर्ड है, सो उत्थे डेवलपमेंट होना रही है, इंडस्ट्री होनी चाहिए है, इंप्लॉयमेंट वास्ते कुछ होना चाहिए, कॉलेज स्कूल नवे होने चाहिए। सो गरीब लोग काफ़ी रहते हैं। सो असीं आने वाले समय साडी सरकार बनी है, सो असीं सारे पहल के आधार पर लोगों के जो काम सारे करांगे। जनता की उम्मीदें इस नौजवान के कंधों पर भी हैं। नाम है अंगद सिंह सैनी, नवा शहर से विधायक चुने गए हैं। महज 26 साल की उम्र है। पिछली बार नवा शहर से मां गुरकमल कौर विधायक चुनी गई थी,
लेकिन इस बार नौजवान बेटे ने बाजी मारी है। बड़ी बात यह है कि चुनावी दंगल में अंगद ने अपने ताया को मात दी है। विधानसभा में अंगद ने क्षेत्र के सभी मुद्दों को उठाने की बात कही है। और पिछले 10 सालों तो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ रुके हुए सी, भावें डेवलपमेंट के काम आ, भावें ਜਿਹੜੀ करप्शन इस टाइम ਤੇ बहुत ज़्यादा फैली हुई आ, भावें ड्रग प्रॉब्लम है, बहुत इशूज़ आ, वो सारे एड्रैस होने की लोड़ है और असैंबली जाने का मौका दिता है, सारे एड्रैस होगी प्रॉब्लम। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट रह चुके दलबीर सिंह गोल्डी, पार्टी ने गोल्डी को धूरी से टिकट दी और गोल्डी ने भी पार्टी को निराश नहीं किया। गोल्डी भी मानते हैं कि चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना उन्हें आता है। बहुत सारियां चुनौतियां ने ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ वर्कआउट करना, काम करना। तेज तर्रार नेता ये हैं विजय इंदर सिंह सिंगला। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार संगरूर विधानसभा सीट पर बाजी मारी है। पिछली अकाली सरकार को सूबे की बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि पंजाब का जिहड़ा नौजवान है अज उहदा भविख खत्म होया पिया। पंजाब दे विच सिंथैटिक ड्रग वर्गे नशे ने नौजवानी खत्म कर दी। अज जिहड़ा परसेंटेज ऑफ पोलिंग वधिया, अज जिहड़ा एडे वड्डे पद्धर ते फतवा आया है कांग्रेस के हक च, ये अकाली दल बीजेपी सरकार के खिलाफ इन्ना गुस्सा सी भरिया होया, वो निकल के बाहर आया है। इस संगरूर तो विधायक विजय इंदर सिंगला और जिन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती और पंजाब की जी डिवेलपमेंट वो उन्हों का मिशन है। कैमरामैन प्रमोद नेगी दे नाल जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय नेताओं के आपसी जो विरोध है अब खूनी रंजिश में बदलता नजर आ रहा है। गुरदासपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। मृतक गुरबचन सिंह के परिजन इसे चुनावी रंजिश के चलते अंजाम दी गई हत्या करार दे रहे हैं। रोते बिलखते ये उस गुरबचन सिंह खालसा के परिजन हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सामने गुरबचन सिंह की लाश है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला गुरदासपुर के गांव फेउचिची का है, जहां 80 साल के गुरबचन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप कुछ स्थानीय नेताओं पर लग रहा है। आरोप ये भी है कि आपसी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक के बेटे सरबजीत का आरोप है कि उन्हीं के गांव के कुछ लोगों ने उसके पिता की हत्या की है। मैं दुकान ते सी, पापा जी भी उत्थे सी, ये 3 आदमी 4 उत्थे आए ने, 3 जने दुकान ते। उत्थे आके सज्जन सिंह, एक कर्नल सरजीत सिंह, एक दा बेटा सुमित जी, इन्हें आके उत्थे गाली गलोज की, कहते हुण साडी सरकार बन गई, हुण तुहानूं आपां देखांगे चंगी तरह, हुण नहीं सटांगे जी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस परिवार को धमकियां दी जा रही थी। पुलिस भी मान रही है कि आपसी रंजिश के चलते ही गुरबचन सिंह की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिंड फेरुचिची दे विच गुरबचन सिंह जहेदार सीगा, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰजिश ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मौके पे ही आए हैं, बाकी सारी जी जानकारी है तो बाद पता। पुलिस भी ये मान रही है कि मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। पूरी तस्वीर मामले की पूरी जांच के बाद साफ हो पाएगी। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नया साल मनाया गया। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और सरबत के भले के लिए अरदास की गई। गुरु नगरी अमृतसर में आज नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नया साल मनाया गया। नानकशाही कैलेंडर के तहत सिख संगतों ने अमृतसर में नया साल मनाया। इस मौके पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के मांझी हॉल में श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए। इसके बाद कीर्तन भी कराया गया। श्री हरमिंदर साहिब के ग्रंथी भाई बलजीत सिंह ने सिख संगत को नानकशाही कैलेंडर के तहत नए साल की बधाई देते हुए लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए अरदास की। ये दिहाड़ा है, ये धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के आगमन तो आरंभ होता है। सिख कौम ने अपने इस सम्मत को सामने लिया है। नानकशाही कैलेंडर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सो छप चुका है। हर साल की तरह वो मुताबिक जो दिन तिहार मनाए जाते हैं, जिमें होर कौमां आपो अपने सन सम्मत मनाउंदियां हन,
इस तरह ही ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਨਕ शाही कैलेंडर जारी किया है। आपको बता दें कि हाल ही में नानकशाही कैलेंडर जारी किया गया था। इस दौरान सिख संगत से पूरे साल सभी प्रकाशोत्सव और सिख धार्मिक समारोह इसी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने की अपील भी की गई थी। इस मौके पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के मंजी साहब हाल में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और कीर्तन भी किया गया। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। गोवा और मणिपुर में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गोवा और मणिपुर के सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का सहारा लेने का आरोप लगा रहे हैं। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर बेशक उभरी हो, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश करने में देरी कर डाली। इस मामले में कांग्रेस से कम सीटें हासिल करने वाली बीजेपी गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश कर आगे निकल गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस का पासा उल्टा पड़ गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के नेता सीधे सीधे बीजेपी की तोड़फोड़ की सियासत को दोष दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह दोनों ने गोवा और मणिपुर के राज्यपालों के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि कांग्रेस सारा ड्रामा यूपी में मिली करारी हार को छिपाने की खातिर कर रही है। Fair means you are violating the जो लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, लोगों ने दिया है मैंडेट किसी पार्टी को और आप कहीं से इंडिपेंडेंस वगैरह तोड़ के आप और बना लो। दिस इज वायलेशन ऑफ द मैंडेट। संविधान ये कहता है कि जो जिसका सबसे ज़्यादा मेंबर हो पहले उसको बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, सरकार बनाए। क्या वो कहता है मैं सरकार बनाने के काबिल नहीं हूँ, फिर वो दूसरी पार्टी को बुलाते हैं। If the governors are playing the role of kingmakers, and yes, I think they have visited the democracy, both the governor of Goa and Manipur. आज उच्चतम न्यायालय की मुहर लग गई है। कांग्रेस अपनी असफलता को छिपाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। जो हार, इनकी करारी हार गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश में हुई। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों नहीं गए, सदन में जाओ, वहाँ बहुमत साबित करो। तो अब 16 तारीख को होगा, वहाँ पता लग जाएगा बहुमत किसके साथ है। कांग्रेस की दलील है, लेकिन बीजेपी को लगता है कांग्रेस अपनी हार छुपाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली से पंकज कपाही और शिमला से विशाल द्विवेदी के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। गोवा में मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने से रोकने की कांग्रेस की अपील आज सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई है। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर मंत्रिमंडल को आज शाम शपथ दिलवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुमत परीक्षण के लिए गोवा के सबसे सीनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। गोवा में मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने से रोकने की कांग्रेस की अपील आज सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई। गोवा में मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने का न्योता देने के खिलाफ कांग्रेस की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में दखल देने से इनकार कर दिया। आदेश सिर्फ ये दिया कि पर्रिकर 16 मार्च को सदन में बहुमत साबित करें। पहले राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 15 दिन दिए थे। कांग्रेस की मांग थी कि पहले बहुमत परीक्षण हो, फिर शपथ ग्रहण हो, लेकिन चीफ जस्टिस JS खेहर के 3 अहम सवालों का जवाब कांग्रेस के वकील नहीं दे सके। चीफ जस्टिस ने कांग्रेस से पूछा कि अगर उसके पास संख्या है तो राज्यपाल के पास क्यों नहीं गई। गोवा में कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुआ नहीं है, न किसी से कोई व्यवहार हुआ है। अब हमारे पास 22 MLA है और हम 15 दिन में फ्लोर टेस्ट में अपना सिद्ध करेंगे बहुमत। 2 दिन दिए हैं फ्लोर पे, संसद में, वहाँ के प्रदेश के संसद में अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए। उनके पास 21 नहीं निकले तो माननीय पर्रिकर जी 2 दिन के मुख्यमंत्री रहेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जो भी हुआ संविधान के मुताबिक हुआ। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है। प्री इलेक्शन अलायंस के पास बहुमत है, उनको बुलाना, और कोई आके अपने पास संख्या है वो दिखाया तो उनको बुलाना, इसके अलावा और कोई पद्धति नहीं है। It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate. 2 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार को समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया।
उधर गोवा और मणिपुर में बड़ी पार्टी होकर भी सरकार बनाने में नाकाम रहने पर कांग्रेस ने आज संसद में जमकर हंगामा किया। मणिपुर बीजेपी ने एन बीरेन को विधायक दल का नेता चुना है। एन बीरेन सिंह खुद भी पहले कांग्रेस में थे। गोवा और मणिपुर में बड़ी पार्टी होकर भी सरकार बनाने में नाकाम रहने पर कांग्रेस ने आज संसद में जमकर हंगामा किया। गोवा में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने और मणिपुर में बीजेपी को निमंत्रण मिलने की संभावना पर कांग्रेस ने आज लोकसभा में हंगामा करते हुए सदन का बायकॉट कर दिया। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की है। उनको मालूम है कि उनको बहुमत नहीं है, लोग भी उनको मेजॉरिटी नहीं दी है। इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि गोवा और मणिपुर में उनकी सरकार बने। ये तो पैसे का खेल है, आर्म ट्विस्टिंग है, डराना और धमकाना, ये सारी चीज़ें गवर्नर के ओर से उनके तरफ से सरकार कर रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि मणिपुर में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी को गोवा में 13 सीटें मिली हैं और वो अन्य दलों के साथ मिलकर 21 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का दावा कर रही है। फिलहाल निगाह गवर्नर हाउस पर है कि वहां से कब सरकार बनाने का न्योता मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश खत्री, जी मीडिया। एसवाईएल को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से इनेलो को निशाने पर लिया। एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो भले ही संसद घेराव का दावा कर रही हो, जबकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज इनेलो को जमकर कोस रहे हैं। विज के मुताबिक इनेलो सिर्फ ड्रामेबाजी तक सीमित है। देखिए, अपनी पार्टी को जीवित रखने के लिए ये पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ होती हैं जो वो डाल रहे हैं। ना तो लोकसभा का घेराव करने से नहर खोदने वाली है और ना इनके खोदने से, जो कस्सी फावड़ों से जो खोदने गए थे और वहाँ पंजाब की रोटियां खा के आ गए, तो ये सिर्फ एक तमाशे होते हैं, तमाशे कर रहे हैं। विज ने साफ किया है कि हरियाणा कानून के दायरे में रहकर अपने हक का पानी लेकर रहेगा। नहीं, सरकार किसी की भी हो, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। तब भी हमने हमेशा कहा कि हम पानी लेके रहेंगे और जो कानूनी तरीका है उससे लेके रहेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। ऐसे में सूबे के हक का पानी मिलना तय है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, जी मीडिया। टोहाना पहुंचे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने हादसों के शिकार हुए किसानों को सहायता राशि के चेक बांटे और हरियाणा सरकार के किसान हितैषी होने का दावा किया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि फसल बीमा योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई 100% हो रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को रिकॉर्ड मुआवजा राशि दिए जाने का दावा करती रही है। इस कड़ी में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और विधायक सुभाष बराला टोहाना पहुंचे। यहां उन्होंने दुर्घटनाओं के शिकार हुए किसानों को 80 लाख की सहायता राशि के चेक बांटे। बराला ने बताया कि मौजूदा सरकार कृषि और किसान के हित में लगातार नीतियां बना रही है, जिसमें किसान फसल बीमा योजना भी शामिल है और किसानों को इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। कि जिन किसानों का पूर्व में फसल का बीमा हुआ था, उनको बड़ी संख्या में पिछली फसल में भी अभी हमारे कृषि मंत्री ने भी एक जवाब दिया था कि 9 करोड़ से ज़्यादा की राशि तो पिछली फसल के नुकसान की हम लोग दे चुके हैं। आगे भी इस प्रकार की कहीं कोई जिसकी फसल का बीमा हुआ है, अगर कहीं कोई नुकसान होगा तो उसको भी बीमा कंपनियों की तरफ से उसकी नुकसान की भरपाई की जाएगी। बराला ने किसानों से कहा कि अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर आर्थिक बोझ न पड़े। देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों की आय दुगना करने का वादा भी कर चुकी है। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। हिमाचल विधानसभा में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, जबकि सीएम इसे महज एक आरोप बता रहे हैं। कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट सत्र के आज 9वां दिन 10 तारीख को सरकार ने अपना बजट पेश किया था। आज उस पे बहस चल रही है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिशें जारी हैं। इस बार फिर से विपक्ष ने पिछले 4 साल के दौरान की गई घोषणाओं के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, जबकि उसने पिछली घोषणाएं पूरी नहीं की हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने राज्य सरकार पर लिमिट से ज्यादा कर्जा लेने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्जा 45,213 करोड़ 30 लाख के करीब हो जाएगा और जो डायरेक्टर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी लिखा कि तुम शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो, कर्जा अगर ज़्यादा लोगे तो अगले बार नहीं मिलेगा। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने लगभग 5,000 करोड़ रुपया फालतू ले लिया है अपनी लिमिट से। सरकार की तरफ से सीएम वीरभद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बेवजह विरोध करने में जुटा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने नेशनल हाईवे मंजूर जरूर किए हैं, लेकिन निर्माण के लिए पैसा जारी नहीं किया। मैंने एनएच के बारे में बोला है, कैलकुलेशन यह है कि बेशक भारत सरकार ने कुछ नेशनल हाईवे के बारे में घोषणा की है, कुछ 4 लेन्स के बारे में घोषणा की है, और वास्तविक में सैद्धांतिक अगर मंजूरी दी है और अभी तक उनके संचालन के लिए पैसा। भाजपा कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत इस 5वें बजट को लोगों के साथ धोखा और लोगों को गुमराह करने वाला बता रही है। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। ऊना की सीजेएम कोर्ट में सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे साल 2004 के मानहानि के एक मामले में आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बड़ी राहत मिली। ऊना के सीजेएम कोर्ट में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहा मानहानि का केस शिकायतकर्ता ने वापस ले लिया है। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ एसएम कटवाल ने केस दायर किया था। दरअसल साल 2004 में सीएम वीरभद्र सिंह ने ज्वालामुखी की एक रैली में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया, जिसे लेकर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एसएम कटवाल ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह के वकील का कहना है कि इस मामले में एसएम कटवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट सजा सुना चुका है। उसी सजा से बचने की खातिर कटवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए, क्योंकि कोर्ट में पेश होने पर उनकी गिरफ्तारी तय थी। और पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। तो आज अगर वो कोर्ट में आते तो पुलिस नेचुरली उनको पकड़ती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है कि उनको जेल काटनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने खुद ना आकर अपने आप को बचाने के लिए खुद ना आकर अपने वकील के जरिए बयान दिया कि मेरी क्योंकि उम्र काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा है, और मैं इसलिए कोर्ट में अदालत में नहीं आ सकता और इसलिए मैं केस ना चलाना चाहता हूँ। बहरहाल एसएम कटवाल जो भी हवाला दे, लेकिन मुख्यमंत्री को राहत जरूर मिल गई। शिकायतकर्ता के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र का हवाला दिया है, जबकि सीएम के वकील का कहना है कि कटवाल साहब खुद गिरफ्तारी से बचते दिख रहे हैं। ऊना से राकेश मलिक, जी मीडिया। कालका शिमला टॉय ट्रेन में सफर कर रहे विदेशी सैलानियों के लिए इसका स्टीम इंजन आकर्षण का केंद्र बन गया है। 112 वर्ष पुराने स्टीम लोको इंजन में चलने वाली टॉय ट्रेन में हालिया भारत दौरे में आई यूनेस्को की टीम ने भी सफर किया था। शिमला में पटरियों पर दौड़ती देश की ऐतिहासिक धरोहर ट्रेन के स्टीम इंजन को देखने और इसमें सुहाने सफर के लिए देश के कोने कोने से सैलानी पहुंचते ही हैं। साथ ही विदेशी सैलानियों की भी बहार लगी रहती है। होली के मौके पर भी विदेशों से कई सैलानी शिमला पहुंचे और कालका शिमला रेल मार्ग पर स्टीम इंजन के साथ जुड़ी टॉय ट्रेन के सफर का भरपूर लुत्फ उठाया। इस इंजन के साथ लगी टॉय ट्रेन में सफर करके यूके से आए विदेशी सैलानी खासे उत्साहित नजर आए और खुद को खुशनसीब करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टीम इंजन कई बार टेलीविजन पर देखे हैं, लेकिन इस तरह का अनुभव पहली बार किया है और इसमें उन्हें खासी खुशी मिल रही है। इसके अलावा होली को लेकर सैलानी खासे उत्साहित नजर आए। It's a great honour and surprise in many ways for this engine to be bringing us today, because it's not very often able to steam, so we're very lucky indeed.
Please put the engine back into first class order so it can work more often. This is one of the reasons for coming to India, to see the railways and to see the steam engines here. I've never been to India before, and I just think we were having the most fantastic experience. It's marvellous. Okay. It's a unique railway line, and if you manage to, lucky enough to get on a steam train, it's just such a privilege. We just fell in love with the railway line and the engines, so we wanted to come and see what it's really like. It's the most wonderful country, and to be here on Holi and see everybody with their colours is a real privilege and a pleasure. वहीं स्टीम इंजन के ऑपरेटर ने बताया कि देश की धरोहर ये स्टीम इंजन 112 साल पुराना हो चुका है और इसे बनाए रखने में वो और उनका स्टाफ काफी मेहनत कर रहा है। साथ ही इसे चालू हालत में रखने के लिए खासी देखभाल की जरूरत होती है और ईंधन के रूप में इसमें कच्चे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। सर, इसको लगभग 112 साल पुराना हो चुका है ये, और इसको हमने बहुत ही मेहनत से बनाए रखा अब तक। इसको बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए हमारा स्टाफ। तो हम इसको चाहते हैं, ये हमारी धरोहर है शिमला, तो हम इसको अच्छे से चलाएं, बढ़िया से चलाएं। तो फॉरनर वगैरह आते हैं, हमारी बुकिंग होती है स्पेशल सर, तो महीने में जब भी इनकी बुकिंग होती है 2 बार 3 बार 5 बार, तो हम हिम्मत रखते हैं कि हम अपने धरोहर को बनाए रखें और इसको बढ़िया से चलाएं। कालका शिमला रेल मार्ग पर सामान्य सीजन में लगभग 1500 यात्री यात्रा करते हैं, जबकि पीक सीजन में ये आंकड़ा दुगना हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल त्रिवेदी, जी मीडिया। पठानकोट एयरबेस के अंदर और आसपास के इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है। एयरबेस अथॉरिटी, पठानकोट आर्मी और पठानकोट पुलिस तीनों मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम बिल्कुल एयरबेस के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस को जो है बुला लिया गया है और बाकी जो सैनिकों की बाकी टुकड़ियां जो है वो भी सर्च के लिए बुलाई जा रही हैं। और एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो दिल्ली से स्प्रेड हुई है यहाँ बाकी सारे ऑफिसर्स को, और उसके बाद एयरबेस और एयरबेस के आसपास जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और छानबीन जो है एयरबेस के अंदर के साथ साथ बाहर भी जो इलाका है उसको भी जो है छाना जा रहा है कि आखिरकार जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी रिलायबल है, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई है। एक तरह का सर्च ऑपरेशन जो है वो एयरबेस और एयरबेस के आसपास शुरू कर दिया गया है। अजमाल, जी मीडिया, पठानकोट। दावा किया है कि नरेंद्र मोदी 2019 में पीएम पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का सामना करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। यूपी उत्तराखंड में जीत के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 2019 में मोदी पीएम पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होंगे। अमेरिका की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एडम जिगफेल्ड का कहना है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार में जो अनुशासन दिखा वो बाकी पार्टियों में नहीं था। बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत भी बड़े अंतर से दर्ज की। वहीं अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के शोधार्थी सदानंद धूमे का कहना है कि विधानसभा चुनावों में मोदी को 2019 के इलेक्शन के लिए एक पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर स्थापित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन राज्यों में विपक्ष मजबूत है वहां बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का सामना करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नोटबंदी को भारत ने दिल से स्वीकारा है। इसका असर लोगों के दिल और दिमाग पर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राज टाकिया, जी मीडिया। आम आदमियों की सरकार होने का दावा करने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार को काग ने उसके विज्ञापन के खर्चों को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया। 2017-18 के लिए दिल्ली सरकार ने विज्ञापन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 50% कम है। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन खर्च पर सीएजी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली से बाहर 29 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे। सरकारी खर्चों का लेखा जोखा रखने वाली भारत की सबसे बड़ी एजेंसी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने पहले साल के कार्यकाल में करीब 29 करोड़ रुपए के विज्ञापन दूसरे राज्यों में दिए। यानी दिल्ली सरकार ने जनता के पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में अपनी छवि चमकाने के लिए किया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। इसको मैं अपराध मानता हूं दिल्ली के साथ, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पॉकेट पे, कि दिल्ली के पैसे इन्होंने अन्य राज्यों में एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है। अब हम सवाल कर रहे हैं कि
ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी सरकार को जो दिल्ली का पैसा दिल्ली से बाहर ऐड पे खर्चा करता है, उसका मतलब क्या है और इसके लिए क्यों न उनको दोषी मान करके उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सीएजी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि करीब 24 करोड़ रुपए के विज्ञापन देते वक्त नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बाहर जाकर दूसरे राज्यों को विज्ञापन दिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिसार में पंचायत चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश ने 3 लोगों की जान ले ली। मृतक के परिजनों ने हिसार शहर के डीएसपी भगवान दास की भूमिका पर सवाल खड़े किए। पीड़ितों ने वारदात की वजह से पंचायत चुनाव में आरोपी पक्ष को वोट नहीं देना बताया है। हिसार के गांव शेखपुरा में एक पक्ष के लोगों ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक आरोपी पक्ष पहले भी हमला कर चुका था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हिसार शहर के डीएसपी भगवान दास की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पुलिस पर आरोपियों की सुरक्षा करने का आरोप जड़ा है। हालांकि पुलिस ने 2 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सारा मामला सरपंच चुनाव की रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आज ये होना है राम कुमार की कोई भी बचना नहीं चाहिए और मैं देखूंगा मेरा काम जाना मैं जाना, हम यो काम करते बस इतनी कहते। उन्होंने घेराबंदी करके तोड़ फायरिंग करी है 100-150 राउंड और मेरे पापा पे चलाई है, मेरे पे चलाई है, मेरे चोटें लगी है, मेरे भाई की आंख खत्म हो गई, सपरा में दाखिल है। और ये जिस गोली की आवाज़ सुन के वो जो हमारे भाईचारा में है वो मुकेश और प्रदीप वो भागे आए, उन आते उनको दोनों को भी ऑन द स्पॉट गोली मार दी, 5 गोली मार दी। इसमें हमने फौरी कार्रवाई करते हुए अभी 7-8 लोगों को राउंड अप भी किया है, क्योंकि जो इन्होंने लिखाए हैं बाई नेम उसमें लगभग 24 आदमी हैं। कुछ लोग अभी इसमें हमारी उससे भागे हुए तो उनको भी हम लोग जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। फिर भी हमने सारी टीम लगा रखी है हमारी CIA हाँसी, तो लगभग 5 जो है मतलब टीम की कहें तो कम से कम 7-8 टीमें हैं। आपको बता दें कि गांव शेखपुरा की सरपंच डीएसपी की बेटी है। हिसार से हरेराम मिश्रा के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। दिल्ली में गैंग रेप के बाद एक महिला को सड़क पर निर्वस्त्र छोड़ने के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया। घटना दिल्ली के पांडव नगर इलाके की पटपड़गंज गांव की है, जहां पर एक लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की आरोपियों से बचने के लिए फर्स्ट फ्लोर, इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर आप मकान देख रहे हैं, यहीं से लड़की उन आरोपियों से बचने के लिए छलांग लगा दी। राजधानी दिल्ली से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। जान बचाने के लिए गैंगरेप पीड़ित महिला सड़क पर बिना कपड़ों के ही भागने को मजबूर हो गई। ये तस्वीरें न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को शर्मसार करने वाली हैं। दिल्ली की राजधानी में एक महिला जान बचाने के लिए बिना कपड़ों के ही सड़क पर भागने को मजबूर हुई। सड़क पर लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने गाड़ी तक नहीं रोकी। ये घटना दिल्ली के पांडव नगर इलाके में रविवार सुबह की है। महिला जान बचाने के लिए छत से कूदकर सड़क तक पहुंच गई थी। काफी देर यूं ही बदहवास घूमने के बाद किसी महिला ने पीड़ित को कपड़े दिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की आरोपियों में से 2 लोगों को पहले से जानती थी। पुलिस स्टेशन पांडव नगर की इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल मैन पावर के साथ पहुंची। वहां से उन्होंने विक्टिम को तुरंत लिया और लेकर के हॉस्पिटल में भेजा। फर्स्ट एड कराई, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, काउंसलिंग कराई और विक्टिम के स्टेटमेंट पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया और सभी 5 मुलजिम को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। विक्टिम को 2 एक्यूज पहले से ही जानते थे। NCRB के मुताबिक 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 17,105 केस दर्ज हुए हैं। महिला के बयान के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली में लोग देखते रहते हैं, मदद के लिए कोई सामने नहीं आता है। तब भी उस वक्त जब महिला नग्न अवस्था में आरोपियों से बचते हुए बाहर निकलती है और तभी एक महिला उसकी मदद करती है। कैमरामैन विक्रम के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। धर्मशाला के बौद्ध मठ में धर्मगुरु दलाई लामा की 2 दिवसीय पाठशाला चल रही है, जहां पर भगवान बुद्ध के बारे में जानने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं।
तिब्बती समुदाय धर्मशाला में रिद्धि और सिद्धि प्रदर्शनी के 15 साल सेलिब्रेट कर रहा है। धर्मशाला स्थित बौद्ध मठ में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की 2 दिवसीय पाठशाला का आयोजन किया गया है, जहां तिब्बतियों की रिद्धि सिद्धि प्रदर्शनी के 15 साल पूरे होने के मौके पर खुद धर्मगुरु दलाई लामा अपने शिष्यों को भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। This is actually the occasion of the Buddhas in the Sharvasti. There was some debate was going on, and that is we are celebrating from the 1st to the 15th yesterday. That was we call it the festival of Riddhi and Siddhi Pradarshani. So then today and tomorrow is teaching, so people are coming for the teaching service. देश के साथ ही यहाँ विदेशों से भी सैलानी पहुँच रहे हैं जो बुद्धिज्म के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं। I originally came for Tashita and then heard about the Dalai Lama's teachings, so I wanted to come and hear what he had to say. Just took an introductory course into Buddhism and it just really spoke to my heart, so I want to learn more and just be in His Holiness' presence. It's just very important to me right now in my life. 2 दिवसीय सेमिनार के दौरान बौद्ध धर्म के श्रद्धालु धर्मगुरु दलाई लामा से शिक्षा लेने के लिए धर्मशाला पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एस गोपालपुरी, जी मीडिया। अब देखिए लंदन में होने वाली घोड़े की सबसे बड़ी रेस की अनूठी तस्वीरें। लंदन में इस हफ्ते होने वाली घोड़ों की सबसे बड़ी रेस का अनूठे अंदाज में प्रमोशन किया गया। इस दौरान हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट की टीम की मदद से सड़क पर पुतिन और ट्रंप की चहलकदमी हुई। लंदन की सड़कों पर रेस का प्रमोशन कर रहे 2 कलाकारों को देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल दोनों कलाकार इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मेकअप में घुड़सवारी कर रहे थे। इन कलाकारों को देखकर लोगों का हुजूम लग गया। इस दौरान लोगों ने पुतिन को शर्टलेस अंदाज में घुड़सवारी करते हुए भी देखा। दोनों कलाकारों के डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के लुक में आने के बाद लोग उनकी तस्वीरें भी खींचते नजर आए। दोनों कलाकारों को ट्रंप और पुतिन का लुक देने के लिए हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट की टीम ने 6 घंटे की कड़ी मेहनत की, जिसके बाद उन्हें प्रमोशन के लिए सड़क पर उतारा गया। पांच राज्यों के चुनावों का घाटी में भी असर दिखाई दे रहा है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठने लगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर घाटी की सियासी फिजा पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अब तक कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उससे गठबंधन करने को लेकर कश्मकश में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सूबे के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पार्टी कई मुद्दों पर मंथन कर रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उसके लिए पार्टी की क्या तैयारियां होंगी, किस तरह इन इलेक्शनों को लड़ा जाएगा, तफसीलन उस पर बात हुई है और कोर ग्रुप ने अब फैसला पार्टी के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे छोड़ा हुआ है। तमाम सूरत हाल के बारे में उनको बाखबर किया हुआ है और अब देखते हैं, जैसे ही फारूक साहब जो है फैसला कर लेंगे हम आपके सामने उसको ऐलान कर लेंगे। कांग्रेस के साथ अलायंस पे काफ़ी बातें हो रही हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है ना, अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपसे कहा तफसीलन हमने इस इलेक्शन के बारे में आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टिप्पणी की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए विपक्ष को 2019 के आम चुनाव को भूलकर 2024 की तैयारियों में जुटने को कहा था, जिसकी कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की थी। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते 7 दिनों तक फंसे मुसाफिरों को सेना ने एयरलिफ्ट किया। आखिरकार 7 दिन बाद सूबा सरकार ने जम्मू और कश्मीर में फंसे मुसाफिरों को एयरलिफ्ट करवाया। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते पिछले 7 दिनों से फंसे हुए थे, लेकिन अब इनकी जान में जान आई है। अब इन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि राजमार्ग पर फंसे इन मुसाफिरों को सेना के जरिए जम्मू एयरलिफ्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने तो हमारे अच्छी सहूलियत रखी है, तो वैसे थोड़ा देखा जाए तो लोगों का रश जितना है उस हिसाब से इनको और भी ज़्यादा कुछ करना चाहिए था, ताकि हर कोई आराम से
अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाए। अच्छा किया गवर्नमेंट, अच्छा किया कदम उठाया, मगर थोड़ा सा लेट किया गवर्नमेंट ने, इनको पहले 1-2 दिन करना था। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा कदम उठाया है, लोगों को इतनी परेशानी आ रही है कहने की बात नहीं। परसों लोग आदमियों को पत्थर ऊपर गिरे और आगे रास्ते में ऐसे पैदल चल के आए, हम भी यहाँ फंस गए थे। अब गवर्नमेंट का शुक्रिया है जो हमको यहाँ से ले जा रहे हैं। दरअसल मौसम खराब होने के चलते सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर फंस गए थे। इसके बाद सेना के टकोटा जहाजों ने इन्हें श्रीनगर से जम्मू एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। श्रीनगर में पहले इन फंसे मुसाफिरों को टीआरसी की 16 गाड़ियों से एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद इन्हें श्रीनगर से जम्मू एयरलिफ्ट किए जाने की कवायद शुरू हुई। इन मुसाफिरों की संख्या करीब 700 के आसपास रही। एयरलिफ्ट करके सेफली पहुंचाएंगे जम्मू से जो फंसे हैं वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो इस सिलसिले में सुबह से एसआरटीसी का जो अरेंजमेंट यहाँ पे था, हम एसआरटीसी यार्ड में तकरीबन 15-16 गाड़ियाँ चली गई है। 700 के लोग आसपास हमने बिठा दिया जो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो इनको आराम से एयरलिफ्ट करके जम्मू पहुँचा। मुसाफिरों ने इस कदम की तारीफ की है, लेकिन साथ ही 7 दिनों तक पहल न करने की नाराजगी भी जताई है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और अब आगे देखिए मौसम का हाल। दिल्ली गुरुग्राम में अधिकतम तापमान कमोबेश कल की तरह ही रहा, जबकि हिसार के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़त दर्ज हुई है। मौसम में बड़ी ठंडक का असर बड़े शहरों के तापमान में साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि चंडीगढ़ का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गुरुग्राम का तापमान 25 डिग्री और हिसार में पारा 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पंजाब की बात करें तो अमृतसर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना में भी 24 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ। वहीं पटियाला में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जबकि बठिंडा का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर हिमाचल के मनाली में 12 डिग्री और शिमला में 14 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। धर्मशाला में अधिकतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पारा 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ी शहरों में ठंडक बरकरार है, हालांकि बीते दिनों के मुकाबले तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़त दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।